गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग फिट एंड फाइन एंड हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। चलिए, कल रात की क्लास में हमने रेजोनेंस के बारे में एप्लीकेशंस डिस्कस की थी, लेकिन आपको हमेशा वो 3 चीजें याद रखनी है। दैट इज द मेजर रेजोनेंस की, जो मैंने आपको हिंट दे रखी है। दैट इज ए डबल बॉन्ड बी, सी के ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव फ्री रेडिकल, एलपी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड। ए ट्रिपल बॉन्ड बी, सी के ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव फ्री रेडिकल, एलपी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड। ए के ऊपर पॉजिटिव, बी के ऊपर नेगेटिव, या ए के ऊपर पॉजिटिव, बी के ऊपर एलपी। ये सभी कंडीशंस है, टोटल 14 कंडीशंस है जिस कंडीशंस में रेजोनेंस प्रैक्टिकली पॉसिबल होता है। लेकिन एक बात चीज याद रखिए, जो मैंने लास्ट क्वेश्चन हमने जब लिया था, दैट वाज व्हाट, दैट वाज रिलेटेड टू NH3+ OH2+ एंड FH+। नाइट्रोजन की, ऑक्सीजन की और फ्लोरीन की नॉर्मल कोवैलेंसीज होती है 3, 2 एंड 1। ड्यूरिंग रेजोनेंस दे कैन एक्सीड देयर वैलेंसी बाय 1, so they can reach up to 4, 3 and 2, but beyond that it is not possible students। ठीक है, तो यहाँ पर कभी कभी आपको देखने को मिल सकता है कि ए डबल बॉन्ड बी सी हैज पॉजिटिव चार्ज, तो उस कंडीशन में आपको ऐसा लग सकता है कि रेजोनेंस हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में वहां पर रेजोनेंस पॉसिबल नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन के आसपास मोर देन 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। ठीक है, एक दो क्वेश्चन में आप लोगों से वो गड़बड़ हो गई कि भाई ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हेलोजन है, वहां पर ऑक्सीजन नाइट्रोजन हेलोजन के ऊपर वो जनरली इलेक्ट्रॉन पेयर जो एलपी होती है वो एलपी को शो नहीं करेंगे। लेकिन इतनी डिटेल में केमिकल बॉन्डिंग पढ़ने के बाद तो आपको समझ आ ही जानी चाहिए कि ऑक्सीजन नाइट्रोजन हेलोजन वगैरह पर किस तरह से लोन पेयर होती है। अगर नहीं दिखाई है तो आप उसके कितने बॉन्ड बने हुए हैं उसके बेसिस पर आप क्या कर लेंगे, उसके बेसिस पर आप कर लेंगे वहां पर लोन पेयर। ठीक है, और रेजोनेंस जब भी डिस्कस करें सबसे पहली बात आपके दिमाग में उभर कर आनी चाहिए कि रेजोनेंस इज ऑल अबाउट ओवरलैपिंग, इरादर इफेक्टिव ओवरलैपिंग ऑफ पैरेलल ऑर्बिटल्स। तो जब स्मॉल ऑर्बिटल्स होगी एंड सेम साइज की ऑर्बिटल्स होगी तो डेफिनेटली ओवरलैपिंग बहुत अच्छा हो जाएगा। जब भी कभी 2p का ओवरलैपिंग होगा, दैट 2p ओवरलैपिंग इज ऑलवेज द बेस्ट ओवरलैपिंग, और उसमें अगर आपको कंपैरिजन करनी है तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है वो डेफिनेटली अच्छा ओवरलैपिंग करेगा। तो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच का ओवरलैपिंग बेस्ट होगा, उससे थोड़ा कम कार्बन ऑक्सीजन का होगा, और सबसे पुअर होगा कार्बन फ्लोरीन का। ठीक है, यहां पर आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट ध्यान पर रखना है। लेकिन अगर कार्बन और फ्लोरीन की बात आए और कार्बन और क्लोरीन की बात आए तो यहां पर आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट नहीं देखना है स्टूडेंट्स। क्यों? क्योंकि कार्बन और फ्लोरीन के बीच में 2p ओवरलैप होगा, जबकि कार्बन और क्लोरीन के बीच में 2p ओवरलैप होगा। तो उस केस में 2p ओवरलैप ही बेटर माना जाएगा। क्यों? क्योंकि रेजोनेंस इज ऑल अबाउट इफेक्टिव ओवरलैपिंग ऑफ p ऑर्बिटल्स, पैरेलल p ऑर्बिटल्स, या तो पैरेलल ऑर्बिटल्स फॉर दैट मैटर। ठीक है, फिर कुछ क्वेश्चंस हमने रिलेटिव स्टेबिलिटीज के बारे में डिस्कस किए थे। तो रिलेटिव स्टेबिलिटीज के बारे में जब भी डिस्कशन हो स्टूडेंट्स, आपके दिमाग में 2 चीजें बहुत केयरफुली गांठ बांध कर लिख लो, एंड दैट इज व्हाट, के जिस स्ट्रक्चर के अंदर नंबर ऑफ बॉन्ड्स ज्यादा होंगे, वहां पर बॉन्ड ज्यादा बने हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन हमेशा एक्सोथर्मिक होता है, तो उस स्पीसीज की या उस स्ट्रक्चर की पोटेंशियल एनर्जी लेस होगी। पोटेंशियल एनर्जी लेस होगी तो स्टेबिलिटी मोर होगी। एंड सेकंड थिंग कि ऑक्टेट कंप्लीशन हमेशा ही स्टेबिलिटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। तो ये 2 चीजें बहुत केयरफुली देख लीजिए। कभी ऐसा हो सकता है कि नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ जाए और ऐसे एलिमेंट के ऊपर, ऐसे एटम के ऊपर आपको पॉजिटिव चार्ज नजर आए जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत हाई हो,
तो भी आप नंबर ऑफ बॉन्ड्स एंड कंप्लीशन ऑफ ऑक्टेट को ही प्रायोरिटी देंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये सारी बातें मैंने आपको कल थोड़े एग्जाम्पल्स के साथ बताई थी। आज उस एग्जाम्पल्स को थोड़ा और एक्सटेंड करेंगे, लेकिन उससे पहले एज पर अवर रिचुअल्स हम 10 सेकंड्स कंसंट्रेशन सेशन में आगे बढ़ेंगे। ओके, तो हम और आप एक दूसरे के साथ टोटली कनेक्ट हो चुके हैं। तो यहाँ से जो कुछ भी डिलीवर होगा वो आपके दिमाग में डीप रूट तक उतर जाएगा एंड दैट विल हेल्प यू आउट टू इंक्रीज योर स्कोर एंड कॉन्फिडेंस बोथ। लेट मी नो इफ यू कैन स्टार्ट अवर सेशन। देखो स्टूडेंट्स, जो चीज मैं आपको बार बार बोलते रहता हूं कि जो आपको याद करनी है, ए डबल बॉन्ड बी सी हैज पॉजिटिव नेगेटिव फ्री रेडिकल, एलपी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड। दिन में कम से कम 8-10 बार ये बोलते रहे। ए ट्रिपल बॉन्ड बी सी हैज पॉजिटिव नेगेटिव फ्री रेडिकल, एलपी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड। ए हैज पॉजिटिव, B has negative और LP। ये है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 and 2। बोलो क्लियर है? ये जो आपको दिख रहा है ना, एक टाइप का बैक बॉन्डिंग रेजोनेंस है ये। वो मैंने कल एक एग्जांपल के दौरान भी आपको बताया था, बैक बॉन्डिंग रेजोनेंस। ठीक है, तो ये फर्स्ट केस, इसमें 6 केस है। ये सेकंड केस, इसमें 6 केस है। ये थर्ड केस जिसमें 2 केसेस है। तो टोटल 14 टाइप्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेजोनेंस आर पॉसिबल। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। जैसे कि ये है आपका CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 प्लस। ठीक है, तो इसमें किस तरह से रेजोनेंस होता है? ए डबल बॉन्ड बी सी हैज पॉजिटिव चार्ज, तो ये यहां से यहां रेजोनेंस करेगा और आपको मिल जाएगा CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 और यहां हो गया पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, मैं सारे एक बार फिर से फटाफट से लिख रहा हूं, स्पेशली विथ रिस्पेक्ट टू डबल बॉन्ड। तो ये है नेगेटिव चार्ज, तो ये इलेक्ट्रॉन रिच माना जाएगा। ये यहां से यहां, ये यहां से यहां शिफ्ट हो जाएगा और आपको मिल जाएगा CH2 यहां नेगेटिव चार्ज और यहां हो जाएगा CH डबल बॉन्ड CH2। यहां आगे बढ़ेंगे CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 के ऊपर फ्री रेडिकल। तो जब भी फ्री रेडिकल से काम करे तो आपको हाफ हाफ एरो से आगे बढ़ना है। तो यहां हो जाएगा CH2 के ऊपर फ्री रेडिकल CH डबल बॉन्ड CH2। ये हो गया CH2 डबल बॉन्ड CH और C यहां ले रहा हूं मैं OH। अब ये इलेक्ट्रॉन पैर में दिखा रहा हूं, लेकिन आपको खुद ही समझ में आ जाना चाहिए कि अगर एग्जाम में अगर आप कोई पेपर सॉल्व कर रहे हैं या कोई शीट सॉल्व कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि वहां पर उन्होंने LP दिखाई हो, लेकिन आपको समझना है कि यहाँ LP होती है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, यहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे। ये बन जाएगा कार्बन नेगेटिवली चार्ज एंड ऑब्वियसली ऑक्सीजन बन जाएगा पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, तो ये हो गया पॉजिटिव नेगेटिव फ्री रेडिकल LP। अब आगे बढ़ते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड CH2। ये किसी भी डायरेक्शन में हम शिफ्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि सभी कार्बन एटम्स है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का कोई इश्यू नहीं होगा। ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस। लेकिन अगर यही CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O हो तो ध्यान रखना कि इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है। अब ध्यान से देखना कि इसमें भी इलेक्ट्रॉन पैर होती है। क्या ये इलेक्ट्रॉन पैर से रेजोनेंस होगा? तो इसका आंसर है कि नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपको इलेक्ट्रॉन पैर से रेजोनेंस करवाना है तो क्या कंडीशन होनी चाहिए? ए डबल बॉन्ड बी सी हैज लोन पेयर। तो लोन पेयर के बाजू के कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा तो इसमें रेजोनेंस पॉसिबल होगा। लेकिन ऐसा है ही नहीं। रेजोनेंस आपको किससे करवाना पड़ेगा? ए डबल बॉन्ड बी सी डबल बॉन्ड डी से करवाना पड़ेगा। ठीक है, अब एक और चीज,
यहां पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, जब भी पाई इलेक्ट्रॉन का रेजोनेंस आपको करवाना है तो यू मस्ट फोकस के इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कहां पर ज्यादा है। तो ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है, तो आप ऑक्सीजन के थ्रू टूवर्ड्स ऑक्सीजन आप क्या करवाएंगे, रेजोनेंस करवाएंगे। ठीक है। अब यहां जितने भी है वो सारे कार्बन है, लेकिन ये sp2 वाला कार्बन है, ये sp वाला कार्बन है, तो sp वाले कार्बन में s कैरेक्टर ज्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होती है। तो जब भी कार्बन हो तो ऐसा नहीं कि हर दोनों साइड पर हो जाएगा, sp वाले कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होती है तो उसके पास ही होगा। क्लियर है। ये मैंने एक पूरा क्विक रिवीजन आप लोगों को दे दिया है। अब मैं इससे आगे बढ़ता हूं, क्यों, क्योंकि मुझे इससे आगे आपको ले जाना है। चेक करो, ये हो गया CH2 डबल बॉन्ड CH CH2+। अब इसको मैं थोड़ा चेंज करके लिख रहा हूं। क्या आपको ये नजर आ रहा है कि ये दोनों सेम है? चेक करो, ये CH2 है, तो ये हो गया CH2+, फिर हो गया सिंगल बॉन्ड CH और ये हो गया CH2। बोलो क्लियर है? ये सेम ही है, लेकिन मैं अब इसको कुछ और तरह से दिखा रहा हूं। ये हो गया आपका बेंजीन, और इस बेंजीन के ऊपर अगर मैं ऐसे CH2+ लगा दूं तो आप ध्यान से देखिए कि ये जो पूरा पार्ट है, ये पार्ट आपको इसमें नजर आएगा। चेक करो, क्या ये अवेलेबल है सेम पार्ट? चेक करो, समझ में आ रहा है सब लोगों को? तो अब कल तक हमने जो कुछ भी ओपन चेन स्ट्रक्चर में देखा था, आज हम एरोमेटिक बेंजीन के साथ अटैच करके सॉल्व करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स। ओके, चलिए लेट्स सी। अब मैं जो दिखाने जा रहा हूं, अब मैं जो करने जा रहा हूं, ध्यान से सुन लेना स्टूडेंट्स। जब तक मैं परमिट ना करूं आप नहीं लिखेंगे, एंड दैट इज ए स्ट्रिक्ट ऑर्डर। मैं बोलूंगा नाउ यू स्टार्ट, देन ओनली यू शुड स्टार्ट। ठीक है, चलिए बोर्ड पर ध्यान देंगे। ये हो गया आपका CH2+। अब रूल क्या है, ध्यान से देख लो कि ये है A डबल बॉन्ड B, C हैज पॉजिटिव चार्ज, तो यहां पर था CH2 डबल बॉन्ड CH CH2+। देखो, A डबल बॉन्ड B, C हैज पॉजिटिव चार्ज। रेजोनेंस की डायरेक्शन क्या है? जो इलेक्ट्रॉन रीच है वहां से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट की तरफ ट्रैवल होगा। बोलो क्लियर है? तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन रीच है तो ये यहां से यहां ट्रैवल करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन रीच है तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां से यहां ट्रैवल करेगी। तो क्या बनेगा? लिखना नहीं है स्टूडेंट, दैट इज अ स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन। पहला ये बना लो जिसमें कोई चेन नहीं है, ये पाई बॉन्ड में कोई चेन नहीं है, ये पाई बॉन्ड में कोई चेन नहीं है, यहां पर है CH2, ये पाई बॉन्ड शिफ्ट होकर के यहां आ गया है, और ये अगर यहां चला गया, ये अगर यहां चला गया तो यहां क्या होगा बताओ? ये कुछ ऐसे बनता है, बताओ, यहां आ जाता है डबल बॉन्ड, तो यहां आ गया डबल बॉन्ड, और इस कार्बन पर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। चेक करो, तो यहां पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। चेक करो, एकदम आराम से ध्यान से देख लो। अब एक और चीज आपको नजर आएगी, ध्यान से देखो, ये है A डबल बॉन्ड B, C हैज पॉजिटिव चार्ज। A डबल बॉन्ड B, C हैज पॉजिटिव चार्ज, तो फिर से रेजोनेंस होगा, और रेजोनेंस की स्टाइल यही है, A डबल बॉन्ड B, C हैज पॉजिटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन पेयर पाई बॉन्ड की है जो यहां शिफ्ट होगी। अब क्या होगा, जिसमें कोई चेंज नहीं है वो पहले बना लो। क्या चेंज नहीं है? इसमें कोई चेंज नहीं है, ये पाई बॉन्ड में कोई चेंज नहीं है, ये पाई बॉन्ड उठकर यहां चला गया तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब फिर से देखो, A डबल बॉन्ड B, C हैज पॉजिटिव चार्ज, A डबल बॉन्ड B, C हैज पॉजिटिव चार्ज, तो क्या होगा, A डबल बॉन्ड B, C हैज पॉजिटिव चार्ज, तो ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट होंगे, तो आपको क्या मिलेगा? जिसमें कोई चेंज नहीं है स्टूडेंट्स वो पहले बना लो,
यहां पर कोई इतना में कोई चेंज नहीं है, तो ये यहां से यहां शिफ्ट होगा तो यहां आ जाएगा पाई बॉन्ड और यहां आएगा पॉजिटिव चार्ज। चेक करो, अब ध्यान से देखो, ये है ए डबल बॉन्ड बी, सी हैज पॉजिटिव चार्ज, ए डबल बॉन्ड बी, सी हैज पॉजिटिव चार्ज। तो क्या होगा स्टूडेंट्स, ए डबल बॉन्ड बी, सी हैज पॉजिटिव चार्ज। स्टूडेंट्स क्या होगा बताओ, फिर से सेम, ए डबल बॉन्ड बी, सी हैज पॉजिटिव चार्ज, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से उठकर यहां चला आएगा, तो ये बन जाएगा ए जिसमें कोई चेंज नहीं है, वो पहले बना लो। ये पाई बॉन्ड शिफ्ट होकर के यहां चला आएगा एंड वंस अगेन दीज कार्बन हैज पॉजिटिव चार्ज। चेक करो, अब मैं इसके नीचे ये लिख रहा हूं कि ये है ए बी सी डी एंड ई। पहले तो ये समझ लो स्टूडेंट्स, ध्यान से समझ लो कि ए एंड ई आर सेम, एट द सेम टाइम बी एंड डी ऑल्सो आर सेम। वो अलग बात है कि बी में आपको पॉजिटिव चार्ज इस साइड दिखेगा, डी में पॉजिटिव चार्ज आपको इस साइड दिखेगा, अदरवाइज बी एंड डी आर सेम ओनली। बोलो, ऑफ कोर्स बी एंड डी आर आइडेंटिकल ओनली, बी एंड डी आर आइडेंटिकल ओनली, लेकिन बी एंड डी ऐसे स्ट्रक्चर के फॉर्म में देखने जाए तो उसको अलग कंसीडर किया जाता है, जबकि ए एंड ई आर तो सेम ओनली। ठीक है, चलिए, तो कितने डिफरेंट स्ट्रक्चर्स है, 1 2 3 4, और ई एंड ए को सेम माना जाता है। अब इसकी, अभी मैंने बोला नहीं है कि आप लिखो, जो स्टूडेंट्स ठीक से सुनते नहीं है वो हमेशा सफर करते हैं, तो ओवर स्मार्ट कभी ना बने, एटलीस्ट नॉट विथ यश वाइला। ठीक है ना, चलो, ए बी सी डी। अब इन सभी स्ट्रक्चर्स की रिलेटिव स्टेबिलिटी हमें कंफर्म करनी है कि इन सब में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, उससे कम होगा, इससे कम कौन होगा। तो बहुत ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, ए एंड ई आर ऑफ कोर्स सेम ही है, दे आर द मोस्ट स्टेबल। क्यों मोस्ट स्टेबल है पता है, क्योंकि ए एंड ई जो स्ट्रक्चर है ना वो एरोमेटिक है, बाकी ये एरोमेटिक नहीं है। चेक करो क्यों, क्योंकि साइक्लिक है, साइक्लिक स्ट्रक्चर में प्लेनरिटी है, और साथ में जो अंदर साइकिल के अंदर टोटल डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 6 है। दो 4 n + 2 को फॉलो करेंगे, ये स्ट्रक्चर्स वो फॉलो नहीं करेंगे। और आपको मैंने एक सेंटेंस लिखवाया, इनफैक्ट 2 सेंटेंस लिखवाए हैं कि एरोमेटिसिटी इज द एक्सट्रीम केस ऑफ रेजोनेंस स्टेबिलिटी एंड एंटी एरोमेटिसिटी इज द एक्सट्रीम केस ऑफ रेजोनेंस इंस्टेबिलिटी। तो ये क्या है, ये एरोमेटिक है, एरोमेटिक है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल ए एंड ई होंगे, जो दोनों सेम ही है। ठीक है, उसके बाद रिलेटिव स्टेबिलिटी आती है, बी और डी डेफिनेटली इक्वली स्टेबल होंगे, क्योंकि इसमें यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, इसमें यहां पर पॉजिटिव चार्ज है। तो आपको कंपैरिजन करनी है कि बी सी में से या तो सी डी में से ज्यादा स्टेबल कौन होगा। अब यहां पर एक कंसेप्ट आता है, जो कंसेप्ट के ऊपर हम काम करेंगे। अब इसको ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, इन दोनों को मैं कंपेयर करने जा रहा हूं। अब इसमें रेजोनेंस किस तरह से देखिए, ए डबल बॉन्ड बी, सी डबल बॉन्ड डी, ई डबल बॉन्ड एफ एंड जी हैज पॉजिटिव चार्ज। चेक करो, तो यहां पर आपका जो रेजोनेंस चल रहा है ना, ये रेजोनेंस यहां से उठकर यहां से यहां तक कंटिन्यूअस रेजोनेंस है। चेक करो, ए डबल बॉन्ड बी, सी डबल बॉन्ड डी, ई डबल बॉन्ड एफ एंड जी हैज पॉजिटिव चार्ज। चेक करो, कंटिन्यूअस रेजोनेंस है। तो ये सारी ऑर्बिटल, ये कार्बन की, 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 और ये कार्बन की एम्प्टी ऑर्बिटल्स, ये सारी एक दूसरे के साथ क्या हो रही है, ये सारी एक दूसरे के साथ ओवरलैप हो रही है। इसमें भी ऐसा ही है। देखो, ये सभी एटम्स एक दूसरे के साथ क्या हो रहे हैं स्टूडेंट्स, ये सभी एटम एक दूसरे के साथ रेजोनेंस में। ए डबल बॉन्ड बी, सी डबल बॉन्ड डी, ई डबल बॉन्ड एफ एंड जी हैज पॉजिटिव चार्ज।
ठीक है, जबकि इसमें ऐसा नहीं है। क्यों? देखो, ए डबल बॉन्ड बी सी डबल बॉन्ड डी ई हैज पॉजिटिव चार्ज, ए डबल बॉन्ड बी सी डबल बॉन्ड डी ई हैज पॉजिटिव चार्ज। तो यहां पर रेजोनेंस यहां तक है, और अगर इस साइड से देखें तो यहां तक है। चेक करो, तो ये जो रेजोनेंस है बी एंड डी का जो रेजोनेंस है उसे स्टूडेंट्स लीनियर रेजोनेंस कहा जाएगा। इससे स्टूडेंट्स क्या कहा जाएगा? लीनियर रेजोनेंस कहा जाएगा। और ये जो रेजोनेंस है जो बीच में ब्रेक हो जाता है, इससे आप क्रॉस रेजोनेंस कहेंगे। तो क्रॉस रेजोनेंस का एक्सटेंट कम होता है। देखो स्टूडेंट्स, 1 2 3 4 और 5 कार्बन ही कंटिन्यूअस रेजोनेंस में आ सकते हैं। 1 2 3 4 5 कार्बन ही कंटिन्यूअस रेजोनेंस में आ सकते हैं। जबकि बी एंड डी अगर आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 टोटल 7 कार्बन एटम्स आर इन कंटिन्यूअस रेजोनेंस। तो इसमें एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग लार्ज होगा, डेफिनेटली इसमें भी उतना ही होगा, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो यहां पर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप लार्ज होगा, जबकि यहां एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप 5 p ऑर्बिटल्स के साथ ही हो रहा है। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, तो टोटल 5 ऑर्बिटल्स 7 ऑर्बिटल्स। तो पहला ही सेंटेंस हमने लिखा है कि रेजोनेंस इज ऑल अबाउट इफेक्टिव ओवरलैपिंग ऑफ पैरेलल ऑर्बिटल्स। तो एक साथ 7 ऑर्बिटल्स ओवरलैप करे, उसका एक्सटेंट ज्यादा होगा। एक्सटेंट अगर ज्यादा है तो रेजोनेंस ज्यादा हो रहा है, तो स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी। तो B एंड D ऑफ कोर्स दोनों इक्वली स्टेबल होंगे, लेकिन उनकी स्टेबिलिटी C की कंपैरिजन में ज्यादा होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो। तो अगर मुझे स्टेबिलिटी लिखनी है यहां पर, तो स्टेबिलिटी कैसे आएगी बताओ? सबसे ज्यादा स्टेबल होगा A इक्वल्स टू E, उसके बाद कौन आएगा? B इक्वल्स टू D, और उसके बाद आएगा C। चेक करो, क्यों? क्योंकि B एंड D में लीनियर रेजोनेंस है, या तो लीनियर कॉन्जुगेशन है, या इसमें C में देखें तो उसे क्रॉस रेजोन या तो क्रॉस कॉन्जुगेशन कहा जाएगा। और A एंड E सबसे ज्यादा स्टेबल क्यों है? A एंड E सबसे ज्यादा स्टेबल इसलिए है, क्यों? क्योंकि उनके पास एरोमेटिसिटी है। क्योंकि क्या है? उनके पास एरोमेटिसिटी है। अब ये बात आप लोगों को सारी समझ में आई? पहले चैट बॉक्स में मेंशन करो, देन आई विल अलाउ यू टू कंटिन्यू। चलो, तो ये बेंजीन के साथ मैंने जो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जनरेट किया है स्टूडेंट, वो और कुछ नहीं है, जो हमने कल इतना छोटा सा पीस जो लिया था, उसको मैंने पूरा बेंजीन रिंग के साथ कनेक्ट करके उसको लार्ज स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर दिया है। और आप समझ सकते हैं कि आज की क्लास में हम ये पूरा बेंजीन के साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। सो दैट इज गोइंग टू बी रियली रियली वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग केस। ठीक है, अब लिख लो।
एक और चीज भी ध्यान रखना कि जब भी आप बेंजीन के एरोमेटिक स्ट्रक्चर और बेंजीन के रिलेटेड एरोमेटिक स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करें तो 5 स्ट्रक्चर्स जनरली बनेंगे और दिस ऑल मस्ट कम इन अ सिंगल गो। आपकी बुक में ये एक ही लाइन में आ जाने चाहिए, ऐसा नहीं कि 2 यहाँ आए फिर तीसरा नीचे फिर चौथा इधर 5वां नीचे, ऐसे आपको स्ट्रक्चर नहीं बनाना है, ठीक है। और ये जो स्ट्रक्चर है ना बेंजीन का, जैसे मैंने यहाँ 2 लाइन में कंप्लीट किया है, आपको भी उतना ही बड़ा बनाना है, ठीक है ना। अब इतना बड़ा बड़ा स्ट्रक्चर बेंजीन का बना लेंगे तो ये चलेगा नहीं, तो हर बार वो नहीं अच्छा लगता है। बड़े अच्छे लगते हैं लेकिन हर बार अच्छे नहीं लगते हैं, ठीक है ना। चलो चलो, इफ यू कंप्लीट मेंशन दैट वी कैन प्रोसीड। Now you will wait until I permit you. अब देखो स्टूडेंट्स, कौन सा केस है, ए डबल बॉन्ड बी, सी हैज नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो मैं कैसे करूंगा, ये इलेक्ट्रॉन रिच है तो यहां से इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट होंगे और यहां से यहां शिफ्ट होंगे। चेक करो, कैसे लिख लेना है मैंने आपको बताया कि जिसमें कोई चेंज नहीं है वो पहले लिख लो। अब क्या होगा, यहाँ CH2 है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ शिफ्ट होगी तो यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा और ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ आ जाएगी तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा। अब फिर से A डबल बॉन्ड B, C हैज नेगेटिव चार्ज, तो ये यहां से यहां शिफ्ट होगा, ये यहां से यहां शिफ्ट होगा। जिसमें कोई चेंज नहीं है वो पहले बना लो। ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां आ गई तो यहां पर डबल बॉन्ड और यहां पर नेगेटिव चार्ज। नाउ A डबल बॉन्ड B, C हैज नेगेटिव चार्ज, तो फिर से ये रेजोनेंस यहां से यहां जाएगा, ये यहां से यहां जाएगा। बताओ, जिसमें कोई चेंज नहीं है वो पहले बना लो। इसमें कोई चेंज नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां जाएगी तो ये यहां आ जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। अब देखो स्टूडेंट्स, फिर से A डबल बॉन्ड B, C हैज नेगेटिव चार्ज, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां आएगी, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां आ जाएगी, तो ये बन जाएगा कुछ ऐसे। फिर से कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब देखो A, B, C, D एंड E,
तो A इक्वल्स टू E, जरूर नहीं कि हर बार हम स्टेबिलिटी डिस्कस करें, लेकिन यहाँ पर इनिशियल लेवल पर है तो डिस्कस कर लेंगे, बाद में आपको खुद पता चल जाएगा। A एंड E हाईएस्ट स्टेबल होंगे, क्यों? क्योंकि वो एरोमेटिक हैं। B एंड D में ध्यान से देखें तो लीनियर रेजोनेंस है, जबकि C के अंदर क्रॉस रेजोनेंस है। तो पहले B इक्वल्स टू D आएगा एंड देन C, ठीक है, लिख लो। रेजोनेंस कहां से कहां डायरेक्ट करना है वो एक बार याद कर लो देवांग। जो इलेक्ट्रॉन रिच होता है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट को इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिट करेगा। फ्रीचार्ज ऐप खोलो और अपनी जिंदगी आसान कर लो अभी के अभी। ज्यादा बड़ी नहीं, 11-12 MB की ऐप है, कुछ नहीं, और उसमें है दुनिया जहान के म्यूचुअल फंड, वो इक्विटी कौन सा, ग्रोथ कौन सा, एसेट एलोकेशन कौन, सब बस शुरू करना है। अपना रखो गोल और उसके हिसाब से हर महीने थोड़ा 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 इन्वेस्टमेंट करते चलो। फ्रीचार्ज के साथ चलिए, पिछला लाइव डिस्कनेक्ट हो गया हर बार की तरह। यूट्यूब भी कहीं ना कहीं चाहता है कि पोल ना खुले, तभी छुपी रहे बातें, तो यहाँ आकर फिर से कम हो जाए और फिर कम लोग देख पाए। तो आपसे निवेदन है, पिछले लाइव के मुकाबले इस लाइव को उससे ज़्यादा शेयर कर दें, ठीक है? आपसे निवेदन मेरा यह रहेगा कि इस लाइव को पिछले लाइव से ज़्यादा शेयर कर दें, ताकि बात सब तक पहुँचे। हम बात कर रहे हैं कि आखिर देश के अंदर चल क्या रहा है, हम बात कर रहे हैं कि आखिर देश के अंदर किस प्रकार से गुमराह किया जा रहा है, हम इसकी बात कर रहे हैं। और हम ये बात लगातार बार बार करते रहेंगे और हम इस बात को आपके सामने लगातार लाते रहेंगे। हम एक बार फिर से पूरा आपको प्लेबैक करके बता देंगे कि आखिर बेरोजगारी के मुद्दे पर जो लगातार बार बार दावा किया जा रहा है, वो दावा कितना सच्चा है, कितना झूठा, हम ये बता रहे हैं। तो बेरोजगारी का मुद्दा क्या है और क्या नहीं है, जरा इसको समझने का प्रयास कीजिए। ललन टॉप की न्यूज़ से हम शुरू करेंगे। ललन टॉप ने इस बेरोजगारी के मुद्दे पर लिया रोजगार को लेकर बात थी। मोदी सरकार पिछली बार जब अपना प्रचार कर रही थी, अपने विज्ञापन बना रही थी, तो उसमें भी हमने अब जब अपनी पड़ताल कर रही थी तो पीएम मोदी के जितने भाषण और इंटरव्यू देखी, कहीं भी हमें न तो 1 करोड़ ना ही 2 करोड़ का डेटा, मतलब साल में 1 करोड़ रोजगार देंगे या 2 करोड़ रोजगार देंगे, ये डेटा नहीं मिला। पीएम मोदी की 2013 की एक रैली के भाषण को एक न्यूज एजेंसी ने तोड़ मरोड़ कर पेश किया, मतलब उसमें इंटरप्रिटेशन स्ट्रेस किया, जिससे मतलब दिया 1 करोड़ रोजगार मिलेंगे। पीएम मोदी के भाषणों के हवाले से 1 करोड़ क्लियर है, एकदम क्लियर है कि ललन टॉप ने खुद एनालाइज किया और पीएम मोदी के किसी भी भाषण में या बीजेपी के किसी भी भाषण में, किसी भी विजन डॉक्यूमेंट में, किसी भी घोषणा पत्र में ये नहीं कहा गया था कि सरकारी नौकरी बीजेपी अगर सत्ता में आएगी तो देगी। अलबत्ता इसके विपरीत हुआ क्या, ये मैं आपको समझाने के लिए एक और वीडियो दिखाता हूं। असलियत क्या है जरा इसकी देख लीजिए कि आखिर ये आया कहां से, जरा देखिए। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने अविश्वास प्रस्ताव के दौरान अपने भाषण में मोदी सरकार पर कई आरोप लगाए। इन्हीं आरोपों में से एक आरोप रोजगार को लेकर था। पहले सुनिए राहुल गांधी आगे रोजगार पर क्या कहा। हिंदुस्तान के युवा ने प्रधानमंत्री जी पर भरोसा किया और हर भाषण प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 2 करोड़ युवाओं को मैं हर साल रोजगार दूंगा। तो कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का दावा है कि पीएम मोदी 2014 आम चुनाव से पहले अपने भाषण 2 करोड़ युवाओं को हर साल नौकरी देने का वादा किया था। क्या सच में कभी पीएम मोदी किसी भाषण हर साल 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था? इस बात की पड़ताल के लिए हमने कई मीडिया रिपोर्ट्स की पड़ताल की। ज्यादातर मीडिया रिपोर्ट्स में आगरा की एक रैली का हवाला देकर कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी ने आगरा में एक रैली के दौरान हर साल 1 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था। हमने 21 नवंबर 2013 को नरेंद्र मोदी की उस आगरा रैली को देखा, लेकिन उस रैली में पीएम मोदी ने रोजगार को लेकर क्या कहा था, आप खुद ही सुनिए। कांग्रेस ने लोकसभा के चुनाव में वादा किया था कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो 1 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। वादा किया था, पूरी ताकत से बोलो, वादा किया था। कांग्रेस ने वादा किया था। आप में कोई है जिसको दिल्ली सरकार ने रोजगार दिया हो? अरे भाइयों बहनों,
रोजगार लेने की बात छोड़ो, आगरा में तो सारे कारखानों को ताला लगा दिया है, ताला लगा दिया है। यहाँ ये बात साफ हुई कि 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले 2013 की प्रचार रैली डन। चलो नेक्स्ट अब हम देखने जा रहे हैं वो है फ्री रेडिकल स्टूडेंट्स। अब फ्री रेडिकल में किस तरह से आगे बढ़ते हैं वो आपको पता है, वो हाफ एरो से आपको काम करना है। जिसमें कोई चेन नहीं है वो पहले बना लो। ये एक इलेक्ट्रॉन यहां आया, एक इलेक्ट्रॉन यहां आया, तो यहां बन जाएगा डबल बॉन्ड और यहां बन जाएगा फिर से फ्री रेडिकल। फिर से इसको आगे बढ़ाएंगे स्टूडेंट्स, ये एक इलेक्ट्रॉन यहां आएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां आएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां आएगा। आप अंदर दिखाए बाहर दिखाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। चलिए ये यहां तक कोई चेंज नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां आएगा, तो यहां बन जाएगा डबल बॉन्ड और यहां फिर से बन जाएगा फ्री रेडिकल। अब इसको देखिए स्टूडेंट्स, पहले देख लो अभी ना बनाए, तो ये यहां से यहां जाएगा, ये यहां से यहां जाएगा और ये यहां से यहां जाएगा। जिसमें कोई चेंज नहीं है वो पहले बना लो। ये यहां से डबल बॉन्ड बन जाएगा और ये फ्री रेडिकल। अब फिर से ए डबल बॉन्ड बी, सी हैज फ्री रेडिकल, तो ये एक इलेक्ट्रॉन यहां, एक इलेक्ट्रॉन यहां और एक इलेक्ट्रॉन यहां, तो ये बन जाएगा कुछ ऐसे। चलो ए बी सी डी एंड ई, ठीक है। चलो लिख लो स्टूडेंट्स। Order will remain same. AE maximum stable, then BD, and then C.
लिख लिया। मैं बैक जाकर आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, एवं देख लो एक बार। रेजोनेंस इलेक्ट्रॉन रीच से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट की तरफ होता है, तो ये यहाँ से ऐसे ही जाएगा, ये यहाँ से ऐसे ही जाएगा, ठीक है। जबकि अगर आप इसमें रेजोनेंस देख लें तो यहाँ इसमें डायरेक्शन अगर मुझे दिखानी है तो आई विल हैव टू शो द डायरेक्शन फ्रॉम दिस, ऐसे दिखानी पड़ेगी। यहाँ अगर मैं डायरेक्शन दिखाना चाहूँ तो आई विल हैव टू शो डायरेक्शन लाइक दिस। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रीच है, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। अब ये है आपका OH, जिसे हम फिनॉल कहते हैं। आपको पता होगा ये सब्सटेंस का नाम है फिनॉल। अब यहाँ दिखाया नहीं है, लेकिन आपको समझ जाना है कि यहाँ पर यहाँ पर LP जरूर होंगी। तो अब यहाँ पर A डबल बॉन्ड B C हैज लोन पेयर, तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रीच होती है, ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट करें और ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट करें, ठीक है। चलो, तो कैसे बनेगा? अभी ना लिखे, पहले ध्यान से देख ले। इतना हो गया जिसमें कोई चेंज नहीं है। यहाँ पर OH है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ शिफ्ट होगी तो यहाँ पाई बॉन्ड बनेगा। ऑक्सीजन के ऊपर की एक इलेक्ट्रॉन पेयर कम हो गई तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ शिफ्ट हो चुकी है तो कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आएगा। अब इसको ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, ये क्या हो रहा है? A डबल बॉन्ड B C हैज LP नहीं है, ये A डबल बॉन्ड B C हैज नेगेटिव चार्ज है, लेकिन डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन पेयर ही रीच होती है तो ट्रांसमिशन तो ऐसे ही होगा। ये यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा। ये प्रीवियस केस जैसा ही हो गया है, चेक करो। अभी जिसमें कोई चेंज नहीं है उसे पहले बना लेते हैं स्टूडेंट्स। इसमें कोई चेंज नहीं है, चेक करो। ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ शिफ्ट हो गई है तो यहाँ पाई बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज। इससे आगे बढ़ते हैं। A डबल बॉन्ड B C हैज नेगेटिव चार्ज, तो ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा, ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा। ये है पॉजिटिव चार्ज, इसमें कोई चेंज नहीं है यहाँ तक। ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ शिफ्ट हो गई तो यहाँ पाई बॉन्ड और यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। और ध्यान से देखें, A डबल बॉन्ड B C हैज नेगेटिव चार्ज, तो क्या होगा? ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा और ये यहाँ से ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाएगा। तो आपको क्या मिल रहा है? देखो स्टूडेंट्स, फिर से आपको फिनॉल का ओरिजिनल स्ट्रक्चर, ऑफकोर्स पाई बॉन्ड अंदर शिफ्ट हो चुके हैं, ये स्ट्रक्चर आपको मिल गया, चेक करो। तो ये है A B C D एंड E, ठीक है। लिख लो पूरा।
चलो कैन बी ओके। चलो मैं आपको एक और प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं, आप उसको सॉल्व करें। अब इतनी प्रैक्टिस के बाद ये 5 स्ट्रक्चर बनाने में यू शुड टेक मैक्सिमम 1 मिनट। स्टार्ट। कौन सा कंसेप्ट लगेगा बताओ? ए डबल बॉन्ड बी सी हैज एलपी, ए डबल बॉन्ड बी सी हैज एलपी। चेक करो। लिख लिया स्टूडेंट्स? Is it the same you have done? Good. Let's try with one more. चलो अब इससे ट्राई करें स्टूडेंट्स। अब मैंने यहाँ पर फ्लोरिंग पर एलपी बना करके दिखाई है, जरूरी नहीं है कि वो आपको बना करके दे। ठीक है स्टूडेंट्स? चलो सारा खेल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एरो का चलेगा, ध्यान से समझ लेना। पूरा खेल एरो का ही है। आपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिशन समझ लिया तो फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी मुट्ठी में आ जाएगा पूरा। और ये एरो चलाने में कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप चलाएंगे। क्या ये सही कर लिया है आप लोगों ने? बताओ।
चलो अब मैं यहाँ पर एक और क्वेश्चन डाल रहा हूं, इसमें आपको मुझे बताना है कि रेजोनेंस कौन सा होगा, कौन सा माने मैं आपको ऑप्शन दूंगा, उसका आपको आंसर देना है। इसमें कौन सा रेजोनेंस होगा, एलपी वाला रेजोनेंस कंसीडर करेंगे इसका, या नेगेटिव चार्ज का रेजोनेंस कंसीडर करेंगे? पहले इसका आंसर बताओ फिर स्टार्ट करो। गुड, बहुत अच्छे। इसका आंसर नेगेटिव चार्ज आएगा। ये और ये दोनों ऐसे तो सेम ही है। ये ऐसा आइटम है जिसके ऊपर एलपी 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 है, ये ऐसा आइटम है जिसमें एलपी 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 है। लेकिन यहां पर जब भी कभी एटम के ऊपर विथ एलपी नेगेटिव चार्ज आए तो दैट विल बी कंसिडर्ड द ट्रांसमिशन ऑफ नेगेटिव चार्ज, नॉट द ट्रांसमिशन ऑफ एलपी। अगर ये दोनों सेम ही होते तो फिर मैं उसका दूसरा स्ट्रक्चर ही नहीं लिखता। नेगेटिव चार्ज में एलपी आ ही जाती है, तो फिर मैंने क्यों अलग से लिखा, क्योंकि वो अलग है, ठीक है ना। तो ये न्यूट्रल एटम है जिसकी एलपी ट्रांसफर हो रही है, जबकि ये न्यूट्रल एटम नहीं है, ये नेगेटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज अंदर डिस्पर्स हो रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान पे रखना है। चलो आप लोगों ने स्टार्ट कर लिया है, नहीं किया है तो आप कर लो। स्ट्रक्चर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्ट्रक्चर में डेफिनेटली कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। Have you done the same? Let me know. अब यहाँ पाई बॉन्ड टू पाई बॉन्ड कंसेप्ट लगेगा, पाई बॉन्ड टू पाई बॉन्ड कंसेप्ट लगेगा। देखो ध्यान से, ए डबल बॉन्ड बी सी डबल बॉन्ड डी, ए डबल बॉन्ड बी सी डबल बॉन्ड डी, चेक करो। अब आप यहाँ सोचेंगे कि सारे कार्बन एटम्स ही है तो किसी भी डायरेक्शन में आप एज सच तो रेजोनेंस दिखा सकते हैं, लेकिन एक चीज आप आगे जाके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, वो मैं आपको अभी बता रहा हूं, और वो ये है कि बेंजीन रिंग जो होती है ना, उसकी इलेक्ट्रॉन पुलिंग कैपेसिटी, ये जो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की बाहर चेन है उसकी कंपैरिजन में थोड़ी ज्यादा होती है। वो आगे जाकर के मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए ये एक्सेप्ट कर लीजिए। ऐसा तो आप सोच सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसमिशन बाहर भी हो सकता है क्योंकि सारे कार्बन ही है, और अंदर भी हो सकता है, लेकिन मैंने अभी आपको जो बताया वो आपको याद रखना है, जो आगे जाके आपको समझ में आ जाएगा कि जो बेंजीन रिंग होती है उसकी इलेक्ट्रॉन पुलिंग कैपेसिटी, या तो आप कह सकते हैं कि उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो होती है वो थोड़ी इस स्ट्रक्चर से ज्यादा होती है।
तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहां ट्रांसमिट होंगे, बेंजीन के अंदर तरफ ट्रांसमिशन होंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिशन इनसाइड बेंजीन होगा, ना के आउटसाइड बेंजीन। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो बोलो, विल यू बी एबल टू डू योरसेल्फ? कैसे करेंगे बताओ? ये क्या है, A डबल बॉन्ड B C डबल बॉन्ड D, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर कहां आएगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां आएगा और ये यहां से यहां आएगा। इसमें कोई चेंज नहीं, यहां पर डबल बॉन्ड बन जाएगा और यहां पर CH2 के ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां आ गई, अब ये बन जाएगा नेगेटिव। चेक करो, अब ये आगे बढ़ेगा कैसे, ये आगे बढ़ेगा, A डबल बॉन्ड B C हैज नेगेटिव चार्ज, तो ये यहां से यहां और ये यहां से यहां, जिसमें कोई चेंज नहीं है वो पहले बना लो। ये हो गया, यहां से ये यहां आ जाएगा और ये यहां से यहां चला जाएगा। क्या आप लोगों ने सही किया है? लेट मी नो। अब इस स्ट्रक्चर के अंदर आप मुझे बताओ कि रेजोनेंस कैसे होगा। इनसाइड या आउटसाइड? आपको रेजोनेंस किसका करवाना है? रेजोनेंस तो पाई का ही करवाना है। चेक करो, A डबल बॉन्ड B C डबल बॉन्ड D, या तो A डबल बॉन्ड B C डबल बॉन्ड D। अब मुझे बताओ कि आप जो रेजोनेंस करवाओगे वो बेंजीन की इनसाइड होगा या बेंजीन से आउटसाइड होगा? I लिखो या तो O लिखो। चलो, एक आंसर आया है आउटसाइड, आउटसाइड। 3 आंसर, आउटसाइड, आउटसाइड, O O O O O, गुड, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बहुत बार बताया है कि जब भी कभी पाई बॉन्ड का या पाई इलेक्ट्रॉन का रेजोनेंस करवाना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या देखना है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखनी है स्टूडेंट्स। क्या देखना है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखनी है। तो यहां पर अगर आप करवाओगे तो A डबल बॉन्ड B C डबल बॉन्ड D, तो आपका ये एक ओरिजिन कार्बन है और एक एंड क्या है? ऑक्सीजन है। तो ऑब्वियसली कार्बन sp2 वाला हो या sp वाला हो, कुछ भी हो, उससे ऑक्सीजन की ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहां ट्रांसमिट करवाने हैं? ऑक्सीजन की तरफ ट्रांसमिट करवाने हैं। तो कैसे होगा स्टूडेंट्स? देखो, ये यहां से यहां जाएगा और ये यहां से यहां जाएगा। चलिए, इसमें कोई चेंज नहीं है, पहले बना लो। यहां आ जाएगा डबल बॉन्ड और ये हो जाएगा ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज। ऑफ कोर्स उसके अपने 2 लोन पेयर होते हैं, वो मैंने दिखाए नहीं है। ये मैंने सिर्फ जो पाई बॉन्ड के ट्रांसफर हुए हैं वो ही दिखाए हैं। अब क्या होगा? ऑफ कोर्स यहां पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब देखो, A डबल बॉन्ड B C हैज पॉजिटिव चार्ज, तो ये यहां से यहां शिफ्ट होगा। जिसमें कोई चेंज नहीं है वो पहले बना लो।
A double bond B, C has positive charge. अब देखो स्टूडेंट्स, एक साथ करेंगे। A डबल बॉन्ड B, C हैज पॉजिटिव चार्ज, तो ये यहां से यहां शिफ्ट होगा। ध्यान से, ठीक है। अब जैसे ही ये यहां से यहां शिफ्ट होगा, क्या बनेगा? ये ऐसे बनेगा, बताओ। तो ये कौन सा केस बन गया? ए के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और बी के ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो डेफिनेटली ये नेगेटिव चार्ज यहां शिफ्ट हो ही जाएगा, एंड अल्टीमेटली व्हाट यू विल गेट विल लुक लाइक दिस। इनके बीच में फिर से क्या आ जाएगा? उसका ओरिजिनल डबल बॉन्ड आ जाएगा। अब एक स्टेप एक्स्ट्रा लिखना चाहे तो भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने 6 स्ट्रक्चर बनाए हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है स्टूडेंट्स। क्या ये बात सबको समझ में आई स्टूडेंट्स? चैट बॉक्स में मेंशन करो तो फिर आगे बढ़ सकते हैं हम। चलो एक काम करते हैं, इसकी थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं, स्टूडेंट्स को कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अब बताओ, चलो कैसे होगा? देखो, A डबल बॉन्ड B, C डबल बॉन्ड D, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिशन ऑक्सीजन की तरफ करवाएंगे, तो ये यहां से यहां शिफ्ट होगा, ये यहां से यहां शिफ्ट होगा। और यहां आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। यहां से इलेक्ट्रॉन दूर गया ना स्टूडेंट, तो यहां पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। अब फिर से A डबल बॉन्ड B, C हैज पॉजिटिव चार्ज, तो ये फिर से जिसमें कोई चेंज नहीं है स्टूडेंट्स, उसको सबसे पहले बना लो। A डबल बॉन्ड B, C हैज पॉजिटिव चार्ज। सारा खेल एरो का है। अब देखो, A डबल बॉन्ड B, C हैज पॉजिटिव है, जैसे ही मैं यहां से यहां शिफ्ट करूंगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये हो गया A के ऊपर पॉजिटिव, B के ऊपर नेगेटिव, तो ये यहां से यहां शिफ्ट हो ही जाएगा। तो आप चाहे तो 6 स्ट्रक्चर बना सकते हैं, लेकिन 5 भी सही है, ठीक है। बोलो, क्या आप लोगों ने सही कर लिया? चलो एक और प्रैक्टिस कर लेते हैं स्टूडेंट्स, आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ जाए।
अब देखो ये है A डबल बॉन्ड B C ट्रिपल बॉन्ड N, SH भी ये ट्रिपल बॉन्ड वाला है और नाइट्रोजन है, तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो डेफिनेटली हाई ही होगी, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिशन विल बी आउटसाइड, तो ये यहां से यहां शिफ्ट होगा और ये यहां से यहां शिफ्ट होगा। जिसमें कोई चेंज नहीं है वो पहले बना लो। यहां से इलेक्ट्रॉन दूर गया तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहां सिंगल बॉन्ड था अब बन जाएगा डबल बॉन्ड, ये ट्रिपल बॉन्ड था अब बन जाएगा डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट हुई तो नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज। अब अंदर देखो A डबल बॉन्ड B C हैज पॉजिटिव चार्ज, जिसमें कोई चेंज नहीं है वो पहले बना लेते हैं स्टूडेंट्स। यहां पर ऐसा बन जाएगा, चेक करो A डबल बॉन्ड B C हैज पॉजिटिव चार्ज, अब देखो स्टूडेंट्स A डबल बॉन्ड B C हैज पॉजिटिव चार्ज, राइट, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां शिफ्ट होगी तो ये कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, वो केस कौन सा बनेगा, A के ऊपर पॉजिटिव B के ऊपर नेगेटिव, तो डेफिनेटली ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां शिफ्ट हो ही जाएगी। तो आप चाहे तो 6 स्ट्रक्चर बना सकते हैं लेकिन 5 स्ट्रक्चर्स भी सही है, ठीक है, बोलो सही किया आप लोगों ने, हैव यू डन करेक्ट? चलो एक और स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस करवा लूं मैं आपसे। मान लो कि आपको यहां पर नाइट्रो ग्रुप लगाया हुआ है, नाइट्रो, देखो A डबल बॉन्ड B C डबल बॉन्ड D, देखो उससे पहले जो था ना वो ये था, ये था, आई थिंक 2 स्ट्रक्चर पहले जो लिया था, अब ये है, ठीक है ना। चलो लेकिन इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, देखो A डबल बॉन्ड B C डबल बॉन्ड D, ये कार्बन है ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होती है तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को डेफिनेटली वो ही खींचेगा, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिशन विल बी आउटसाइड। इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिशन कहां होगा स्टूडेंट्स, बाहर होगा। चलो ऑक्सीजन पर इसके अलावा भी 2 LP होंगी जो मैं दिखा नहीं रहा हूं। A डबल बॉन्ड B C हैज पॉजिटिव चार्ज, जिसमें कोई चेंज नहीं है वो मैं पहले बना लेता हूं स्टूडेंट्स। ये A डबल बॉन्ड B C हैज पॉजिटिव चार्ज वाला केस है, मैं इसको यहां से यहां शिफ्ट करूंगा तो ये नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और वो केस बन जाएगा A के ऊपर पॉजिटिव B के ऊपर नेगेटिव, तो डेफिनेटली ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां से यहां शिफ्ट हो ही जाएगी। होप आप लोगों ने सही कर लिया होगा। ओके, नाउ ट्राई दिस केस। ये कौन सा केस बनेगा चैट बॉक्स में पहले मेंशन करो।
गुड, ये केस एलपी वाला बनेगा। ये देखो, मैं बार बार बोलते रहता हूं कि जो दिखाई लिखा नहीं है वो भी समझ में आना चाहिए, दिखाई देना चाहिए। अब बताओ, आउटसाइड या इनसाइड, ओ या तो आई? अब इतनी प्रैक्टिस करने के बाद भी अगर आप समझ नहीं सकते तो फिर भगवान ही मालिक है आपका। CH2 डबल बॉन्ड CHOH, ये हो गई एलपी। एलपी इलेक्ट्रॉन रीच होती है तो एलपी अपने इलेक्ट्रॉन अंदर देगी, ठीक है ना। तो ये क्या है बताओ, ये एलपी है तो इलेक्ट्रॉन कौन देगा? एलपी देगी। ये बाहर नहीं खींचेगी, वो अंदर जाएगी। चलो, A double bond B, C has negative. A double bond B, C has negative. A double bond B, C has negative. बोलो, सही किया? गुड। अब बताओ, इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिशन आउट या इन? आउट होगा या इन होगा? इससे पता चल जाएगा कि कौन से स्टूडेंट्स ठीक से पढ़ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहां पर कि यहां पर आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा। बताओ, यहां पर आपको देख लो, अंदर अंदर ही रेजोनेंस नजर आ रहा है, ए डबल बॉन्ड बी, सी डबल बॉन्ड डी, लेकिन ये जो अटैच्ड है ना उसके ऊपर आपको कुछ नजर नहीं आएगा। लेकिन ध्यान रखना कि बोरॉन एक ऐसा एलिमेंट है, यहां पर देख लो, बोरॉन के साथ 2 हाइड्रोजन है और यहां पर एक कार्बन है। बोरॉन के आसपास कभी भी इलेक्ट्रॉन कंप्लीट नहीं होता है। दिस इज ऑलवेज एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ही होता है, और अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है तो उसके पास हमेशा से एक एम्प्टी ऑर्बिटल रहती है। ये एक बहुत ही स्पेशल केस है, ये बहुत ही स्पेशल केस है। तो इसके पास क्या है? इसके पास पॉजिटिव चार्ज नहीं है, नेगेटिव चार्ज नहीं है, एलपी नहीं है, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। लेकिन इसके पास होता क्या है? इसके पास एम्प्टी पी ऑर्बिटल होती है। और मैंने आपको क्या पढ़ाया है कि रेजोनेंस इज ऑल अबाउट
ओवरलैपिंग ऑफ पैरेलल p ऑर्बिटल। तो इसकी ऑर्बिटल, इसकी जो दो ऑर्बिटल होती है जिससे पाई बॉन्ड बनता है, उससे वो पैरेलल होगी। तो क्या होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां से यहां शिफ्ट हो सकती है। तो इसमें क्या बनेगा, अभी मत लिखना, अब ये हो जाएगा BH2। अब ध्यान से, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां शिफ्ट हो गई तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां शिफ्ट होने पर ये कार्बन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसका एक इलेक्ट्रॉन यहां शेयर हो रहा था, अब यहां शेयर हो रहा है। लेकिन ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन बोरोन के पास चला गया तो बोरोन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। बोरोन के ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब देख लो, A डबल बॉन्ड B C पॉजिटिव, बाकी चीजें सेम है, अभी ना लिखे। A डबल बॉन्ड B C पॉजिटिव चार्ज। A डबल बॉन्ड B C पॉजिटिव चार्ज, ये यहां से यहां शिफ्ट होगा तो क्या होगा, एक साथ दो चीज हो जाएगी, बताओ। यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा, इसका पॉजिटिव चार्ज चला जाएगा, और यहां से पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन चले गए तो बोरोन के ऊपर का नेगेटिव चार्ज भी चला जाएगा। ठीक है, लिख लो, ये भी बना लेना साथ में। तो जब भी कभी हमने जो दिखाई है A डबल बॉन्ड B C पॉजिटिव, नेगेटिव, फ्री रेडिकल, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, LP, इसके अलावा एक ये एक्स्ट्रा कंडीशन है जिसमें भी रेजोनेंस हो सकता है, जहां पर क्या है, बोरॉन अटैच होना चाहिए। क्या अटैच होना चाहिए, बोरॉन अटैच होना चाहिए। अगर हेलोजन अटैच रहते यहां पर, मान लो कि यहां पर हेलोजन अटैच रहते BF2 या BCl2 या BBr3, कुछ भी अटैच रहते, तो भी ये रेजोनेंस तो होगा ही, लेकिन एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस चेंज हो जाता। क्यों, क्योंकि एटॉमिक ऑर्बिटल अगर पैरेलल हो जाती है तो डेफिनेटली रेजोनेंस होगा और जरूर होगा। अगर उसके साथ हेलोजन अटैच्ड है तो उसका बैक बॉन्डिंग हो जाता है, लेकिन यहां पर भी रेजोनेंस डेफिनेटली होगा।
क्लियर हुआ सब लोगों को स्टूडेंट्स? लिख लिया आप लोगों ने? ओके, चलो इसकी एक छोटी सी और एप्लीकेशन में आज आपको दिखाता हूं, वो सुनकर आपको बहुत अच्छा लगेगा, इंटरेस्ट आपका डेवलप होगा थोड़ा। आपने हमेशा से ही सुना होगा कि H2SO4 एक बहुत ही अच्छा एसिड है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है। H2SO4 एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्यों? क्योंकि उसकी H+ देने की कैपेसिटी क्या है? बहुत अच्छी है। तो H+ देने की कैपेसिटी अगर उसकी बहुत अच्छी है तो वो क्यों बहुत अच्छी है उसे देखते हैं। मान लो कि ये H2SO4 है, ये H2SO4 एक्वियस में से मैं एक H+ निकाल देता हूं और फिर बचता है HSO4- एक्वियस। तो हमने क्या कर लिया? हमने ये बॉल पेन छीन ली उससे, चेक करो, क्या वही कंसेप्ट मैंने सिखाया था आप लोगों को? क्या कर लिया हमने? उसमें से H+ निकाल दिया, मानिए बॉल पेन छीन ली, तो बॉल पेन छीन लेने के बाद ये जो बनता है वो क्या होगा? वो होगा उसका कॉन्जुगेट बेस। अगर ये कॉन्जुगेट बेस स्टेबिलाईज हो सकता है, माने ये HSO4- H+ के बिना भी अपनी जिंदगी स्टेबिलाईज कर सकता है, तो वो एक अच्छा एसिड है H2SO4। ठीक है? या तो ये बोल दो कि इसमें से आपने H+ निकाल दिया तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज नाम का दुख आ गया। अगर ये नेगेटिव चार्ज का दुख वो बेयर कर लेता है तो आप समझ लेना कि वो एक अच्छा एसिड प्रूव हो जाएगा। अब देखो होता क्या है कि आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर ये होगा, ये है सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर। बाय द वे हमने सल्फ्यूरिक एसिड का ये स्ट्रक्चर भी बना रखा है और जिसमें हमने क्या लिखाया था? कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड दिखाया था, ये भी बताया था। लेकिन मैंने उस टाइम पर भी बताया था कि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड से भी ज्यादा उसका कौन सा स्ट्रक्चर वैलिड माना गया है? वो माना गया है उसके डबल बॉन्ड वाला स्ट्रक्चर। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर उसके डबल बॉन्ड वाला स्ट्रक्चर फिर से बना देता हूं। अब ऐसा क्यों हुआ अभी आप समझ जाएंगे। अब क्या हो रहा है, ये एक H+ तो उसे छोड़कर चला गया, ध्यान से देखो H+ गया है तो वो अपने इलेक्ट्रॉन छोड़कर गया है, तो क्या होगा? ऑक्सीजन के ऊपर उसका खुद का इलेक्ट्रॉन तो रहेगा, H+ चला गया तो क्या होगा बताओ? वो अपना इलेक्ट्रॉन छोड़कर गया तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा बताओ? ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया है, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज का दुख आ गया है। अब उस स्ट्रक्चर को बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको यह समझ में आएगा कि इसमें दो रेजोनेंस हो रहा है। चेक करो कैसे? तो इसमें दो रेजोनेंस चेक कर लो। A+B C हैज नेगेटिव चार्ज, A+B C हैज नेगेटिव चार्ज। चेक करो, A+B C हैज नेगेटिव, A+B C हैज नेगेटिव। तो आप इसका रेजोनेंस करवाएंगे स्ट्रक्चर्स का तो ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बन जाएगा। ऊपर में अगर रेजोनेंस करवाऊं तो यहां डबल बॉन्ड बनेगा, यहां नेगेटिव चार्ज आएगा। अगर मैं नीचे रेजोनेंस करवाऊं तो ये क्या हो जाएगा बताओ? ये बन जाएगा, ये एसेट रहेगा, यहां डबल बॉन्ड आएगा और यहां नेगेटिव चार्ज आएगा। अब ध्यान से देख लो हो क्या रहा है, रेजोनेंस की वजह से ये ऑक्सीजन का दुख जो यहां था वो शेयर होकर यहां आ गया या यहां आ गया। सो नेगेटिव चार्ज का दुख तीन जगह पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया। नेगेटिव चार्ज का दुख सिर्फ इस ऑक्सीजन पर नहीं रहता है, नेगेटिव चार्ज का दुख कहां पर चला जाता है? ये ऑक्सीजन से ये पर, इससे ऊपर से यहां पर, यहां से यहां, यहां से यहां डिस्ट्रीब्यूट होता रहता है। तो नेगेटिव चार्ज इस ऑक्सीजन को कम फील होगा, लेस फील होगा। इसका मतलब ये होगा कि ये अपने आप को विद द हेल्प ऑफ रेजोनेंस स्टेबिलाईज कर जाएगा। माने ये जो है वो स्टेबल है, स्टेबल ड्यू टू व्हाट? ड्यू टू रेजोनेंस। And as it is stable due to resonance, this is what? This is a strong acid. और इतनी बात समझ लेना कि जितने ज्यादा रेजोनेंस होंगे
उतनी स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी। ठीक है, अब लिख लो और ये पूरा कंसेप्ट समझ में आया। और एक नई इनोवेटिव चीज आज आपको पता चली जो बरसों से आप जानते ही थे कि सल्फ्यूरिक एसिड एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है। लेकिन क्यों स्ट्रॉन्ग एसिड है उसका रीजन आज आप लोगों को पता चला, तो ये इंफॉर्मेशन आपको बहुत पसंद आई होगी। ठीक है, लिख लो और चैट बॉक्स में शेयर करो। सिर्फ 2 ही स्टूडेंट को समझ आया क्या? लिख लिया स्टूडेंट्स? देखो स्टूडेंट्स, सारे स्टूडेंट्स मुझे मेंशन करें कि आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया। मैं हर बार आपसे पूछता रहता हूं कि आपके दिमाग में उतरा या नहीं उतरा, समझ में आया या नहीं आया। यू आर सपोज टू मेंशन दीज वेरी क्लियरली। इफ यू आर नॉट मेंशनिंग एंड लेटर ऑन यू विल कंप्लेन कि भाई हमारे तो दिमाग में ही कुछ नहीं उतरने वाला है, तो यू ओनली विल बी रिस्पॉन्सिबल। हर बार, इवन आफ्टर अ वेरी सिंपल टू सिंपलेस्ट या हार्ड टू टफेस्ट कोई भी लेवल की प्रॉब्लम मैं सॉल्व करवाता हूं या थियरी पढ़ाता हूं, तो हर बार ईच सिंगल टाइम हर टॉपिक में पूछता हूं कि आपको बात समझ में आई या नहीं आई। If you mention it clearly, correctly, then only any teacher is going to help you out. अगर आप ठीक से शेयर नहीं करोगे, आप अपने डाउट शेयर नहीं करोगे, हमारे साथ क्लियर नहीं रहोगे, ट्रांसपेरेंट नहीं रहोगे, तो no teacher is going to help you out properly. And later
लेटर ऑन इफ यू हैव अ डाउट एंड अ कंप्लेन कि भाई हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो यू हैव नो राइट इवन टू स्पीक इट। क्यों? क्योंकि जब आप लोगों को पूछा जा रहा है कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, यू विल हैव टू बी क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट। ठीक है, तो at that time only you will have to speak. Later on if you discuss anything or if you argue anything, you are not allowed even, I tell you. क्यों? क्योंकि जब आप लोगों को पूछा जा रहा है बहुत ही ट्रांसपेरेंट, ऑनेस्ट, सिंसियर, डिसिप्लिन मैनर में हर टीचर आपको पूछता है कि आपको समझ आ रही है या नहीं आ रही। इफ यू आर नॉट गेटिंग द पॉइंट, यू आर सपोज टू शेयर योर इश्यूज। लेटर ऑन अगर आप लोगों ने अंदर अंदर ऐसा डिस्कस किया कि समझ नहीं आया, तो ये नहीं चलेगा स्टूडेंट्स। यू आर सपोज टू स्पीक आउट क्लियर एंड स्ट्रेट। ठीक है, चलिए, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। कोई डाउट वगैरह है तो आप लाइव क्लास में ही पूछ लीजिए। दूसरी बात ये भी समझ लीजिए कि जो स्टूडेंट्स लाइव क्लास अटेंड नहीं कर रहे हैं, लैग बिहाइंड चल रहे हैं, वो स्टूडेंट्स के लिए अपकमिंग एग्जाम में परफॉर्म करना डिफिकल्ट होगा। तो कुछ भी करके ये हमेशा ध्यान रखें कि आप मेरा क्लास लाइव ही अटेंड करें। अगर आपका बैकलॉग चल रहा है, दैट इज ड्यू टू सम और द अदर वे योर टाइम मैनेजमेंट इश्यू और इनडिसिप्लिन। तो दैट यू विल हैव टू बी वेरी क्लियर कि इफ यू आर नॉट अटेंडिंग द क्लासेस लाइव, डेफिनेटली दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू आउट। कुछ भी करके आप 2 क्लास पीछे या 3 क्लास पीछे, कुछ स्टूडेंट्स तो 30-35 क्लासेस बैक है। अभी कुछ स्टूडेंट्स है, मैं जानता हूं, जो स्टूडेंट्स अभी क्या पढ़ रहे हैं मैं आपको बताऊं, दे आर स्टिल स्टडीइंग पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी के बाद कौन सा चैप्टर हुआ? स्टेट्स ऑफ मैटर, पूरा बाकी। स्टेट्स ऑफ मैटर के बाद ये चल रहा है केमिकल बॉन्डिंग, 23rd लेक्चर। अभी वो स्टूडेंट्स पीरियोडिसिटी चल रहा है, पढ़ रहे हैं। तो अभी इतने बैक होंगे, 40-50 लेक्चर्स अगर बैक है मिनिमम बोल रहा हूं, और फिर वो हमारे साथ पैरेलल नहीं स्टडी कर पाएंगे और वो अगर एग्जाम में परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, तो स्टूडेंट्स ये बैकलॉग क्यों क्रिएट हुआ? Why you became lazy? Why you were not sincere? Why you were not regular? ठीक है, तो you have taken science। ठीक है, तो अगर आपने साइंस स्ट्रीम सिलेक्ट की है, अगर आपने JEE नीट और IIT एडवांस के सपने देखे हैं, तो ध्यान देना स्टूडेंट, सिर्फ सपने देखने से कुछ नहीं होता है। यू आर सपोज टू गिव योर इनपुट्स ऑल्सो। और अब इस लेवल पर आकर आपको स्पून फीडिंग कुछ नहीं मिलेगी। फिर भी हम लोग आप लोगों को बहुत सारी चीजें स्पून फीडिंग के फॉर्म में ही अभी तक दे रहे हैं। तो स्पून फीडिंग अभी बिल्कुल नहीं चलने वाली है। ठीक है ना, 8, 9, 10 तक ऐसा हो सकता है कि आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए 3-4 बुक में से, तो ये 3-4 बुक में से जितने सॉल्व कर लिए उसमें से ही क्वेश्चन आ जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने आप कीजिए, 2, 4, 5, 10 बुक में से कीजिए। कंसेप्ट अगर क्लियर है तो कोई भी बुक सॉल्व ना करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन आपको बहुत ज्यादा अपनी ओर से इनपुट्स देने पड़ेंगे। ध्यान रखना, साइंस टीचिंग एंड साइंस टेकिंग, इनफैक्ट नीट, JEE एंड JEE एडवांस इज ऑल अबाउट 10% teaching given by a mentor and 90% is your own perspiration. You will have to sweat your blood। याद रखना, अगर आपने अपनी ओर से कुछ इनपुट नहीं डाले, if you are not strict with yourself, you should not expect anything। ठीक है, my words are always very straight, very blunt and straightforward। अगर आपके दिल और दिमाग को छू कर निकल जाते हैं तो डेफिनेटली योर लाइफ विल चेंज। मैं पैम्पर बिल्कुल नहीं करूंगा, मैं किसी को भी पैम्पर नहीं करता हूं, एंड फॉर दैट मैटर इट इज ऑल्सो कंप्लीटली ट्रू विथ माई डॉटर हु जस्ट अपीयर्ड द नीट एग्जाम। ओके, चलो, आज की क्लास आपको कैसी लगी वो मुझे चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में, पर्सनली व्हाट्सएप इनबॉक्स में मुझे शेयर करें, और इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में बढ़ेंगे। ये जो हमने किया है वो आपको प्रैक्टिस करके आना है।
कल फिर एक बार पूरी रिवीजन मैं आपको करवा लूंगा रेजोनेंस की, और फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, कीप लर्निंग, एंजॉय केमिस्ट्री। जय हिंद।